हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल होमवर्क कोचिंग। देखिए, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग हमारे सिविल इंजीनियरिंग में इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट क्लासेस के अंदर केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स को स्टडी किया है, राइट। आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर की। बेसिकली जो भी हमारे पास में रॉ वाटर है, जिसे हम पानी पीने के लिए, पीने लायक पानी जो जनरली हम लोग यूज़ करते हैं, इस वाटर को सोर्स से सप्लाई के बीच में कौन कौन से ट्रीटमेंट प्रोसेसेस, कौन कौन से ट्रीटमेंट स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, वो सब हम लोग यहाँ पे वन बाय वन स्टडी करने वाले हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहले अगर मैं फर्स्ट पॉइंट से डिस्कस करूँ तो फर्स्ट पॉइंट ये बोलता है कि जो भी हमारा रॉ वाटर है ये किस तरीके से ट्रीट होता है। हम लोग जो भी हमारा ट्रीटमेंट है रॉ वाटर का, इस ट्रीटमेंट को हम लोग जनरली दो क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं। द ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू क्लासेस। फर्स्ट क्लास को हम लोग बोलते हैं यूनिट ऑपरेशन, यूनिट ऑपरेशन। और जो सेकेंड क्लास आती है मेरे पास में, दिस क्लास इज यूनिट प्रोसेस। अब ये बोलता है यूनिट ऑपरेशन और यूनिट प्रोसेस का एक्चुअल में मतलब क्या है। देखिए, सबसे पहले ट्रीटमेंट से शुरुआत करते हैं। ट्रीटमेंट का मतलब मैं ये बोल सकता हूं, जो इम्प्योरिटीज, जो क्वालिटी पैरामीटर्स थे, उन सबका रिमूवल। हम लोगों ने वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स पढ़े फिजिकल में, जैसे टर्बिडिटी पढ़ा था, कलर, टेस्ट, ऑर्डर, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स। केमिकल में पीएच आ गया, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आ गया, क्लोराइड कंटेंट, नाइट्रोजन कंटेंट, बहुत सारे थे, डिसॉल्व्ड गैसेस थे। तो ये बोलते हैं कि इन सभी इंप्योरिटीज को जब हम लोग रिमूव कर देंगे तो उसको हम लोग नाम क्या देते हैं? ट्रीटमेंट, राइट। तो अब ये बोलता है यूनिट ऑपरेशन का मतलब क्या है? ये बोलता है रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज बाय फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल ऑपरेशंस या फिजिकल प्रोसेस से अगर रिमूवल होगा इंप्योरिटीज का तो यूनिट ऑपरेशन। और अगर केमिकल प्रोसेस या किसी केमिकल एजेंट के साथ में होगा, केमिकल एजेंट की हेल्प से होगा, तो इसको नाम क्या दिया जाएगा फिर? यूनिट प्रोसेस। तो दैट मीन्स देखो, दोनों में डिफरेंस क्या है? फिजिकल फोर्सेस यूनिट ऑपरेशन, केमिकल फोर्सेस बोल दो, केमिकल रिएक्शंस बोल दो, तो उसके बेसिस पे क्या बन जाएगा? यूनिट प्रोसेस। तो ऑपरेशंस में हम लोग लिखेंगे यूनिट ऑपरेशन में रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज बाय फिजिकल ऑपरेशंस या फिर फिजिकल प्रोसेस। ऐसे ही अगर यूनिट प्रोसेस की डेफिनेशन लिखनी हो तो यूनिट प्रोसेस में मैं क्या लिखूंगा? रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज, रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज बाय केमिकल प्रोसेस। तो इंप्योरिटीज का रिमूवल फिजिकल प्रोसेस से यूनिट ऑपरेशन, और केमिकल प्रोसेस से या फिर केमिकल ऑपरेशन से क्या बन जाएगा? यूनिट प्रोसेस। अब इनके एग्जांपल्स कौन कौन से होते हैं यूनिट ऑपरेशन के, और इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ यूनिट प्रोसेस के। 5 मिनट में बात करेंगे यूनिट ऑपरेशंस और इनके एग्जांपल्स के बारे में। सबसे पहले मैं बात करता हूँ इससे पहले कि ट्रीटमेंट स्टेप कौन से हैं। जो भी हम लोग रॉ वाटर यूज़ करते हैं, उस रॉ वाटर के लिए कौन कौन से बेसिक ट्रीटमेंट स्टेप्स को हम फॉलो करते हुए चलते हैं। ये बोलता है ट्रीटमेंट स्टेप्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, दैट स्टेप इज नोन एज स्क्रीनिंग। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट स्टेप है आपके पास में स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग के बाद में हमारे पास में बनता है, देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे प्री क्लोरीनेशन यूज करते हैं, लेकिन हम लोग अभी प्री क्लोरीनेशन अभी नहीं लिखने वाले हैं, हम उसको लास्ट में पढ़ेंगे, लास्ट में ही लिखेंगे एक साथ में, डिसइंफेक्शन में ही। तो स्क्रीनिंग के बाद में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एयरेशन। एयरेशन के बाद में प्लेन सेडिमेंटेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद में आगे है कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन। अगला स्टेप है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के बाद आता है आगे डिसइंफेक्शन। देखो, ये जो पहले 5 स्टेप्स है ना, ये तो रहते हैं लाइन वाइज, ठीक है। अगले जो स्टेप्स हैं ये आप आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं। डिसइंफेक्शन है, डिसइंफेक्शन के बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट इसके बाद जो मेरे पास बनेगा, यू कैन राइट सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग के बाद में माइनर ट्रीटमेंट।
अब आप माइनर ट्रीटमेंट को पहले भी दे सकते हो फिल्ट्रेशन के बाद में और डिसइंफेक्शन से पहले, सॉफ्टनिंग को भी पहले दे सकते हो, डिसइंफेक्शन को बिल्कुल लास्ट में भी आप कर सकते हैं। तो देखिए ओवरऑल आपका जो ट्रीटमेंट स्टेप है ये टोटल 8 स्टेप्स में डिवाइडेड हुआ कि ट्रीटमेंट प्रोसेस कितने स्टेप्स में हमने डिवाइड किया, 8 स्टेप्स में। स्क्रीनिंग के बाद एयरेशन, प्लेन सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, उसके बाद में फिल्ट्रेशन के बाद में डिसइंफेक्शन, सॉफ्टनिंग एंड माइनर ट्रीटमेंट। अब एक बार मैं आपको एक छोटा सा एक हल्का सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ इसमें, बाकी तो हम लोग इसको डिटेल में 1 बाय 1 सबको स्टडी करेंगे ही। और इसको जब हम स्टडी करेंगे तो हम इसको स्टडी करेंगे कि हमारे जेईई लेवल पे, देखिए बहुत ज़्यादा हाई लेवल का हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ जेईई लेवल को फोकस करते हुए इसको इतना अच्छे से कवर करेंगे कि हमारे पास में यहाँ से ऑब्जेक्टिव और मेन्स डिस्क्रिप्टिव लेवल का, क्योंकि SSC जेईई जनरली मेन्स भी कंडक्ट करता है, तो इससे रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्स के अंदर छूटे नहीं। तो ये बोलता है सबसे पहले स्क्रीनिंग से अगर शुरुआत करते हैं तो स्क्रीनिंग बोलता है लार्ज साइज्ड सस्पेंडेड इंप्योरिटीज को रिमूव करना। इसमें हम लोग बहुत बड़ी बड़ी स्क्रीन्स को यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, स्क्रीनिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जैसे नॉर्मली पानी के साथ फ्लो होते हुए कई बार क्या होता है, डेड एनिमल्स आ गए, टूटे हुए पेड़ की टूटी हुई टहनियाँ आ गई, ब्रांचेज आ गई, लीव्स आ गए बड़े बड़े, इन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग स्क्रीनिंग को यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है एयरेशन। एयरेशन का काम है डिसॉल्व्ड गैसेस को रिमूव करना, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे प्रोसेस इन्वॉल्व हैं, आई एम श्योर सबने नाम सुना होगा, स्प्रे नोजल मेथड, कैस्केड एरेटर मेथड, इस तरीके के ट्रे टावर मेथड है। 4 मेथड इसमें एयरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। उसके बाद आता है प्लेन सेडिमेंटेशन। ये बोलता है प्लेन सेडिमेंटेशन क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू हैवी इंप्योरिटीज का मतलब वो इंप्योरिटीज जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी या डेंसिटी पानी के रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी, इन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन को फॉलो करते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। उसके बाद बोलता है कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन। अब कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन की बात करता हूं तो देखो लार्ज पार्टिकल्स यहां से रिमूव हो गए, डिसॉल्व्ड मिनरल्स, डिसॉल्व्ड गैसेस यहां से रिमूव हो गई, हैवी पार्टिकल्स यहां से रिमूव हो गए, कौन से रह गए, सस्पेंडेड पार्टिकल्स। तो सस्पेंडेड पार्टिकल्स के रिमूवल के लिए हम लोग यूज करते हैं कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन। तो इनका काम क्या होता है, इनका काम है जो पार्टिकल्स जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 से कम है, जो पानी के कंपैरिजन में हल्के हैं, उनको रिमूव करना। अब इनको रिमूव कैसे करते हैं, केमिकल ऐड करते हैं। 3 स्टेप में होता है ये वाला प्रोसेस। पहला स्टेप होता है कोएगुलेशन, उसके बाद में आता है फ्लोक्यूलेशन के बाद में आता है सेडिमेंटेशन। अब बहुत सारे लोग यहीं पे कंफ्यूज जाते हैं, सर फ्लोक्यूलेशन तो लिखा ही नहीं। फ्लोक्यूलेशन इज द पार्ट ऑफ 4th स्टेप, कोएगुलेशन, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, जिसमें हम लोग कुछ केमिकल मिलाएंगे, वो केमिकल एक दूसरे से कंबाइन करके हैवी कंपाउंड्स बनाएगा। तो हल्के कंपाउंड्स को उसने किस में कन्वर्ट कर दिया, हैवी कंपाउंड्स में, जो कि सेडिमेंटेशन से आसानी से रिमूव हो सकते हैं। ठीक, आगे आया फिल्ट्रेशन। अब फिल्ट्रेशन का काम होता है जैसे ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट हैं, डिसॉल्व्ड गैसेस हैं, कई बार साथ में ये होता है कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, उन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग फिल्ट्रेशन को यूज करते हैं। अब फिल्ट्रेशन में 3 टाइप के फिल्टर्स आते हैं, रैपिड सैंड फिल्टर, स्लो सैंड फिल्टर, प्रेशर फिल्टर, ठीक है। तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। सबसे पहले स्लो सैंड फिल्टर, उससे न्यूमेरिकल, रैपिड सैंड फिल्टर उसका न्यूमेरिकल, और प्रेशर फिल्टर। उसके बाद में आता है आगे डिसइंफेक्शन। अब ये बोलता है देखो पानी में ऑलमोस्ट सारी इंप्योरिटीज रिमूव हो चुकी हैं पहले 5 स्टेप में। डिसइंफेक्शन का काम क्या है, डिसइंफेक्शन का काम है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, या खास तौर पे अगर हम बात करें पैथोजेंस की किलिंग, ताकि पानी में अगर कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट गलती से रह गए जो रिमूव नहीं हुए थे, क्योंकि देखो किसी की भी एफिशिएंसी 100% तो होती नहीं है, तो पैथोजेंस की किलिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो उसके लिए जो भी हम लोग केमिकल को ऐड करेंगे उसको नाम दिया जाता है डिसइंफेक्शन। क्लोरीनेशन जनरली यूज करते हैं। क्लोरीन के अलावा पोटेशियम परमैंगनेट यूज किया जा सकता है, ओजोन यूज कर सकते हैं, बॉइलिंग यूज कर सकते हैं। तो देयर आर सो मेनी मेथड्स ऑफ फिल्ट्रेशन, जिसको भी हम लोग 1 बाय 1 डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर उसके बाद में डिसइंफेक्शन के बाद में अगला है मेरे पास में सॉफ्टनिंग। सॉफ्टनिंग में अब हार्डनेस जो पानी के अंदर रह गई है, हार्ड वाटर अगर रह गया है हमारे पास में, तो इसको हार्डनेस को रिमूव करने के लिए सॉफ्टनिंग टेक्निक को यूज करते हैं। मैंने जब हार्डनेस के बारे में आपको बताया था, एल्कैलिनिटी, हार्डनेस, आई होप आपको याद होगा, तो हार्डनेस का कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर से रिलेटेड है, कि जनरली वो कंपाउंड्स जो हार्ड वाटर के कंपाउंड्स थे उन सबको रिमूव करने के लिए हम लोग सॉफ्टनिंग प्रोसेस को यूज करते हैं। नाम सुना होगा सबने, जियोलाइट प्रोसेस है, क्लार्क्स प्रोसेस, जैसे लाइम सोडा प्रोसेस भी बोलते हैं, डीमिनरलाइजेशन है। तो इस तरीके के अलग अलग मेथड्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं सॉफ्टनिंग में।
फिर आता है माइनर ट्रीटमेंट। अब माइनर ट्रीटमेंट की अगर बात करूं तो माइनर ट्रीटमेंट में एक्टिवेटेड कार्बन का कॉन्सेप्ट आ जाता है, कॉपर सल्फेट का यूज आ जाता है, डीफ्लोरिडेशन है, फ्लोरिडेशन है, सॉल्ट का रिमूवल है, तो वो सारा का सारा आता है आपके पास में माइनर ट्रीटमेंट्स में। तो इस तरीके से हम लोग इन टोटल 8 स्टेप्स में अपने पानी को ट्रीट करते हैं और पानी को ट्रीट करने के बाद इसको सप्लाई कर दिया जाता है। अब वापस से मैं इन्हीं दोनों पॉइंट्स पे आता हूं जो कि मेरा क्वेश्चन था कि ये जो 8 स्टेप्स हमने स्टडी किए हैं, इन 8 स्टेप्स में से यूनिट ऑपरेशन कौन सा है और यूनिट प्रोसेस कौन सा है, ये आपको बताना है। देखो मैंने बताया टोटल 8 स्टेप्स हैं, राइट। अब जो टोटल 8 स्टेप्स हैं, इन 8 स्टेप्स में से फिजिकल ऑपरेशंस वाला यूनिट ऑपरेशन और केमिकल वाला यूनिट प्रोसेस। अब यहाँ पे केमिकल किस किस में ऐड हुआ था? देखो सबसे पहले तो केमिकल हमने कोएगुलेशन में ऐड किया, तो कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन। हम लोग डिसइंफेक्शन भी तो कहीं ना कहीं केमिकल की हेल्प से ही करते हैं, तो डिसइंफेक्शन जो है, केमिकल डिसइंफेक्शन, ये भी किसके पार्ट हो जाएगा? यूनिट प्रोसेस का। तो जनरली अगर मुझे यूनिट प्रोसेस लिखना हो तो एक तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स में कोएगुलेशन लिख सकते हैं, कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, और इसी के साथ में हम लोग डिसइंफेक्शन लिख सकते हैं। डिसइंफेक्शन है, सॉफ्टनिंग है, माइनर ट्रीटमेंट है, ये सारे के सारे, सभी में तो केमिकल यूज़ हो रहा है, तो सभी में जब केमिकल यूज़ होगा तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे? यूनिट प्रोसेस में। अब फिजिकल की अगर बात करें तो फिजिकल में मोस्टली हमारे पास में जो एग्जिस्ट करता है वो एग्जिस्ट करता है स्क्रीनिंग, प्लेन सेडिमेंटेशन, स्क्रीनिंग एंड प्लेन सेडिमेंटेशन। जो एयरेशन है ना, तो ये एयरेशन भी हमारे पास में यूनिट प्रोसेस का पार्ट है। फिल्ट्रेशन में बायोलॉजिकल रिएक्शन होती है तो फिल्ट्रेशन को हम लोग इनमें इंक्लूड ही नहीं करके चलते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं हमारे यूनिट ऑपरेशन प्रोसेस को, और इन ट्रीटमेंट स्टेप्स को हम लोग जनरली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से 1 by 1 पढ़ेंगे। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले कुछ एक स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को मैं बोलूँगा कि नोट्स बनाते हुए ना आप अपने नोट बना के जरूर लिखना इन पॉइंट्स को, क्योंकि ये पॉइंट डायरेक्टली एग्जाम्स के अंदर आते हैं। ये बोलता है, फर्स्ट जो नोट है आपके पास में, इफ सरफेस वाटर कंटेन्स टर्बिडिटी लेस देन 10 NTU, अगर सरफेस वाटर की टर्बिडिटी 10 NTU से कम है, ठीक है, तो उस केस में आपको कोई भी ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है एक्सेप्ट डिसइंफेक्शन या फिर क्लोरिनेशन। तो उसके इसमें आएगा नो अदर ट्रीटमेंट, नो अदर ट्रीटमेंट एक्सेप्ट क्लोरिनेशन। आता है तो क्लोरिनेशन भी ठीक है, डिसइंफेक्शन आता है तो डिसइंफेक्शन भी ठीक है। डिसइंफेक्शन इज रिक्वायर्ड, डिसइंफेक्शन इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ पे अगर मुझे इसका फ्लो चार्ट बनाना हो तो फ्लो चार्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे? फ्लो चार्ट में सिर्फ एक ही स्टेप रहेगा, डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन के बाद में इस पानी को सप्लाई कर दिया जाएगा। ये बना अपने पास में पहला पॉइंट नोट का। ऐसे ही अब मैं चलता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट बोलता है, इफ ग्राउंड वाटर कंटेन्स, अब सोर्स जो है मेरे पास, सोर्स कौन सा हो जाएगा? ग्राउंड वाटर का। इफ ग्राउंड वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज ओनली, एक्चुअली ग्राउंड वाटर में ना डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज ही होती हैं, डिसॉल्व्ड गैसेज हो सकती हैं, डिसॉल्व्ड मिनरल्स हो सकते हैं, तो ये सब जरूर होता है ग्राउंड वाटर में। अब यहाँ से देखो, डिसॉल्व्ड गैसेज, डिसॉल्व्ड मिनरल्स को रिमूव करने के लिए अभी मैंने एक स्टेप बताया था इसमें एक इंट्रोडक्शन में। कौन सा स्टेप था? लगाइए थोड़ा सा दिमाग। वो स्टेप है आपके पास में एयरेशन। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा? इफ ग्राउंड वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज, तो उस केस में सबसे पहले आपके पास में आएगा एयरेशन। अब देखो और तो कोई इम्प्योरिटी है नहीं, डिसॉल्व्ड है, तो एयरेशन हो गया। एयरेशन के बाद डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन तो हर केस में देना ही देना है, क्योंकि ये पानी पीने लायक यूज करना है, तो एक गारंटी लेनी पड़ेगी कि इसमें जर्म्स नहीं होने चाहिए ताकि ये नुकसान नहीं पहुंचाए। अगर जर्म्स हुए तो ह्यूमन बॉडी पे नुकसान पहुंचा सकते हैं ना, तो ये चीज़ तो हमेशा ध्यान रखनी है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। ये देखो ग्राउंड वाटर वाला पॉइंट समझ में आ गया। आगे बोलता है, अगर मेरे पास में सरफेस वाटर है, इफ सरफेस वाटर कंटेन्स टर्बिडिटी लेस देन 50 NTU। अब की बार जो टर्बिडिटी है, ये टर्बिडिटी 50 NTU से कम है, ठीक है, ये भी बहुत कम है टर्बिडिटी,
तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, इस केस में हम लोग यूज करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। यहाँ जो स्टेप आपके पास में बनेंगे वो स्टेप में आएगा आपके पास में प्लेन सेडिमेंटेशन। प्लेन सेडिमेंटेशन के बाद में अगला स्टेप जो आएगा मेरे पास में, नेक्स्ट स्टेप विल बी स्लो सैंड फिल्टर। स्लो सैंड फिल्टर, SSF शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं आप इसे। उसके बाद में डिसइंफेक्शन, और डिसइंफेक्शन के बाद में लास्ट में फिर आपके पास में आ जाएगा यहाँ पे सप्लाई। तो ये बनेगा आपके पास में थर्ड प्रोसेस। ठीक है, अब कौन सा रह गया, एक प्रोसेस रह गया मेरे पास में, फोर्थ जो नोट है, दिस फोर्थ नोट, दिस वन आई एम राइटिंग ओवर द टॉप, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं। ये बोलता है कि फोर्थ पॉइंट जो मेरे पास एग्जिस्ट करता है, इफ सरफेस वाटर कंटेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज। सरफेस वाटर कंटेन्स एक्सेस अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज, एक चीज ध्यान रखना बेटा, हमेशा जो सरफेस वाटर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मैक्सिमम होती है रिवर वाटर में। अब रिवर वाटर में हालांकि मैं अभी सोर्सेज जब कराऊंगा तो वहाँ पे भी ये पॉइंट बताऊंगा। रिवर में सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज मैक्सिमम इसलिए होती हैं क्योंकि देखो पानी फ्लो करता है, पानी फ्लो करते हुए अपने साथ में सिल्ट पार्टिकल्स लेके आएगा, बहा के लेके आएगा, रेत को लेके आता है। तो वो जनरली क्या होगा, वो जनरली सस्पेंडेड पार्टिकल, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज की फॉर्म में एक्ट करती है। तो जिसकी वजह से इसमें सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज आपको मिलेगी मैक्सिमम। तो इस कंडीशन को अगर मैं फॉलो करता हूं सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज वाली, अब देखो जब इसमें मैक्सिमम इम्प्योरिटीज हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप आता है प्री क्लोरीनेशन। जब भी इम्प्योरिटीज हाई लेवल की होंगी तो पहले हम थोड़ा सा क्लोरीन मिला देंगे इसमें। मैंने बताया भी था अभी कि प्री क्लोरीनेशन हम लोग जनरली इधर कहीं पे यूज करते हैं। प्री क्लोरीनेशन के बाद में, इसके बाद में आता है कोएगुलेशन। ठीक है, कुछ लोग एरेशन भी लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, मतलब बेसिकली कहने का मतलब है प्री क्लोरीनेशन से शुरुआत करो, प्लेन सेडिमेंटेशन मेंशन करो ना करो, ये जरूर मेंशन करना, आगे सारे कर दो, कोई इशू नहीं है। तो कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन, कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन। इसके बाद में आगे रैपिड सैंड फिल्टर। अब रैपिड सैंड फिल्टर के बाद में अगर मैं बात करता हूं तो इसके बाद में आपके पास में आता है RSF के बाद में डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन, साथ में आप बीच में लिखना चाहो आप सॉफ्टनिंग भी लिख सकते हो, सॉफ्टनिंग के अलावा माइनर ट्रीटमेंट भी लिख सकते हो, और लास्ट में सप्लाई। बेसिकली स्टार्ट ये करना है, प्री क्लोरीनेशन जरूर ध्यान देना है, कोएगुलेशन वाला पॉइंट जरूर ध्यान देना है, और लास्ट में अपना सप्लाई वाला पॉइंट। अब देखो एक छोटा सा पॉइंट और, जब भी प्लेन सेडिमेंटेशन जब भी स्लो सैंड फिल्टर यूज करेंगे, स्लो सैंड फिल्टर से पहले कभी भी कोएगुलेशन वाला प्रोसेस यूज नहीं करते हैं, हमेशा यूज करते हैं प्लेन सेडिमेंटेशन। अगर मुझे कोएगुलेशन वाला प्रोसेस यूज करना है, कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन, तो उसके बाद मैं रैपिड सैंड फिल्टर को यूज कर सकता हूँ, प्रेशर फिल्टर को यूज कर सकता हूँ, लेकिन मैं स्लो सैंड फिल्टर किसी भी कंडीशन में, किसी भी हालत में यूज नहीं करूंगा। वैसे तो इसकी डिटेल भी मैं आगे आपको बताऊंगा SSF में जब बात करेंगे। अभी आप एक छोटा सा एक आइडिया ले सकते हैं इसमें, अदरवाइज कहेंगे कि सर सब कुछ ही बाद में बताएंगे, तो अभी करने का बेनिफिट क्या है फिर। देखो इसका बस इतना मतलब मैं आपको अगर कॉन्सेप्ट समझाऊं इसका, तो इसका आप इतना समझ सकते हो। देखो स्लो सैंड फिल्टर जो है, इसमें वॉइड साइज जो होता है फिल्टर मीडियम का, वो बहुत छोटा होता है, जिसकी वजह से पानी बहुत धीरे पास करता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको स्लो सैंड फिल्टर नाम देते हैं, क्योंकि इसकी जो फिल्ट्रेशन रेट है वो काफ़ी कम होती है। अब देखो वॉइड का साइज अगर कम है, नो डाउट इम्प्योरिटीज हाई लेवल की रिमूव करेगा, लेकिन अब कोएगुलेशन से छोटे छोटे फ्लॉक्स बनते हैं, जो हैवी कंपाउंड्स बनेंगे वो नीचे सेटल डाउन होंगे। अब यहाँ से रिमूव किया जब पानी निकलेगा तो शायद उसमें फ्लॉक्स थोड़े बहुत हो सकते हैं, वो क्या करेगा, अगर स्लो सैंड फिल्टर में गया तो ये इसके वॉइड्स को ब्लॉक करने की कोशिश करेगा, चॉक करने की कोशिश करेगा। इसीलिए हम रिस्क कभी नहीं लेते, हम हमेशा कोएगुलेशन के बाद में RSF यूज करते हैं,
और अगर मुझे स्लो सैंड फिल्टर यूज़ करना है तो इससे पहले हम लोग प्लेन सेडिमेंटेशन को यूज़ करेंगे। आप इसको भी नोट में एक लिख सकते हैं दैट स्लो सैंड फिल्टर इज नेवर प्रिसीडेड बाय कोएगुलेशन विद सेडिमेंटेशन। कोएगुलेशन एडेड विद सेडिमेंटेशन के बाद में कभी भी हम लोग स्लो सैंड फिल्टर को प्रोवाइड नहीं करेंगे। आई होप समझ में आए होंगे सारे के सारे पॉइंट्स, राइट। अब हम लोग वन बाय वन हमारे जो प्रोसेस है, जो स्टेप्स हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए चलते हैं। ये वाला जो पॉइंट है आपके पास में, ये इनफैक्ट एसएससी मेंस के अंदर आ चुका है 15 मार्क्स में। इसमें बोला गया था कंसीडरिंग द रिवर एज अ सोर्स। रिवर को एक सोर्स कंसिडर करके आपको इसका फ्लो चार्ट बनाना है कि बेसिकली किस तरीके से आप अपने ट्रीटमेंट प्रोसेस को फॉलो करेंगे। आई थिंक 2013 या 14 में आया था ये मेंस में, 15 मार्क्स में फ्लो चार्ट बनाना था। तो सिंपल ब्लॉक डायग्राम बनाओ और अपना काम खत्म, ठीक है। डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि डिटेल वहाँ पे पूछी नहीं गई है। अब बढ़ते हैं आगे। अब देखिए मैंने बताया ट्रीटमेंट ऑफ रॉ वाटर में जो पहला स्टेप है मेरे पास में, दिस फर्स्ट स्टेप इज स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग की बजाय आप स्क्रीन्स भी बोल सकते हो, एक ही बात है, ठीक है। अब एक्चुअल में स्क्रीनिंग्स का मतलब क्या है? जनरली ये बोलता है स्क्रीनिंग का काम क्या है, मैंने अभी आपको बताया था, लार्ज साइज्ड इंप्योरिटीज को रिमूव करना। लार्ज साइज्ड इंप्योरिटीज में कौन कौन सी आ सकती है इंप्योरिटीज? जनरली लार्ज साइज्ड इंप्योरिटीज की बात करता हूं तो जो मैंने बताया आपको, डेड एनिमल्स हो सकते हैं, डेड प्लांट्स हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकती हैं, लीव्स हो सकते हैं, वो सब आ जाएगा अपने पास में स्क्रीनिंग के अंदर। तो पहला पॉइंट अगर मैं लिखता हूं यहां पे, तो स्क्रीनिंग इज यूज्ड टू रिमूव, screening is used to remove large sized suspended impurities such as कौन कौन सी हो सकती हैं? एग्जाम्पल्स भी तो पता होना चाहिए ना एक आधा। तो इसमें आएगा आपके पास में डेड एनिमल्स, dead plants, branches of the trees, stones, etc. ये सारे के सारे अपने पास में स्क्रीनिंग के अंदर रिमूव हो जाने चाहिए। अब जो स्क्रीन्स होती हैं, ये स्क्रीन्स हम लोग दो तरीके की फॉलो करते हैं रॉ वाटर में, लेकिन इसी को जब मैं आगे आपको वेस्ट वाटर में बताऊंगा तो वहीं पे ये स्क्रीन्स 3 पार्ट्स में क्लासीफाई हो जाएंगी। अभी हम लोग रॉ वाटर को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊं, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि स्क्रीन्स को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटते हैं? 2 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज कोर स्क्रीन्स, सेकेंड वन इज फाइन स्क्रीन्स। कोर स्क्रीन्स एंड फाइन स्क्रीन्स। अब देखो स्क्रीन्स जनरली क्या है? स्क्रीन्स कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करें तो जो जाली हम लोग लगाते हैं वही स्क्रीन्स हैं। ये बोलता है कोर स्क्रीन्स क्या होती हैं? इट इज ऑलवेज प्रोवाइडेड, कोर स्क्रीन्स को हमेशा किसके फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं? राउंड और स्क्वायर बार्स की फॉर्म में। देखो जैसे ये अरेंजमेंट है, आप मार्कर को देख सकते हो, ये बार्स की फॉर्म में एक्ट करेगा। तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कई बार खिड़की के बाहर में इस तरीके से वर्टिकल बार्स लगा देते हैं हम लोग जनरली, जैसे जेल में भी होता है दरवाजे के उस पर। तो ये सारे के सारे इंडिकेट किसको करते हैं? ये सारे के सारे कोर्स स्क्रीन्स को इंडिकेट करते हैं। तो मतलब ये कैसे प्रोवाइड होगा? इन द फॉर्म ऑफ राउंड बार्स। इन द फॉर्म ऑफ राउंड और स्क्वायर बार्स, ठीक है। अब जो राउंड और स्क्वायर बार्स मैंने आपको बताया है, इसमें इनका साइज कितना होता है? इनका जो साइज होता है, साइज ऑफ बार्स, दिस इज अबाउट 10 mm टू 25 mm। जैसे अगर स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर में साइड हो जाएगी, राउंड की बात करें तो ये डायमीटर हो जाएगा। 10 से 25 mm के बीच में ये वेरी करता है। नेक्स्ट इज सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग ऑफ द बार्स, बार्स के बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी होगी? तो यहाँ पे जो सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग होती है बार्स के बीच में, ये वैल्यू आपको मिलेगी 20 mm टू 100 mm। अब डोंट गेट कंफ्यूज्ड कि 25 mm का बार डायमीटर है और सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 20 mm, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। मतलब अगर हम 10 mm की बार यूज कर सकते हैं तो उसमें हम मिनिमम स्पेसिंग दे सकते हैं 20 mm। वो हम प्रोपोर्शनेटली इंप्योरिटीज के साइज के बेसिस पे वेरी करा सकते हैं, बार्स के साइज को भी और इनके बीच में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग जो होती है उसको भी।
ऐसे ही अगर फाइन स्क्रीन्स की मैं बात करता हूं तो फाइन स्क्रीन्स को प्रोवाइड किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वायर मेश। फाइन स्क्रीन्स आर प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ वायर मेश। अब वायर मेश जनरली जो हम लोग जाली होती है, जाली को बोलते हैं। इस तरीके से हम लोग जाली लगाते हैं तो उस जाली को नाम दिया जाता है वायर मेश। अब जो जाली होती है, जो वायर मेश है, इसमें भी तो ओपनिंग होगी। तो यहाँ पे अगर मैं ओपनिंग के साइज की बात करता हूँ तो साइज ऑफ ओपनिंग, तो यहाँ पे जो ओपनिंग का साइज है आपके पास में, ये 2 mm से 10 mm के बीच में होगा, जो फर्दर किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ इम्प्योरिटीज पे। जैसे जैसे साइज ऑफ इम्प्योरिटीज चेंज होता जाएगा, इनके जो ओपनिंग्स हैं इसका साइज भी हम लोग उसके अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, बट ऑन एन एवरेज हम लोग जनरली इस रेंज में प्रोवाइड करके चलते हैं। ठीक, अब जो स्क्रीन्स प्रोवाइड करते हैं, कोर स्क्रीन्स बोल दो चाहे फाइन स्क्रीन्स बोल दो, इनको हम लोग एक इंक्लिनेशन एंगल पे प्रोवाइड करते हैं। जैसे मैंने बताया कि स्क्रीन्स जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे राउंड बार्स हैं, हम लोग ऐसे स्ट्रेट नहीं प्रोवाइड करेंगे, इसको हम लोग इस तरीके से प्रोवाइड करेंगे, थोड़ा सा आगे झुका के, ताकि मैं साइड में से इसका इंक्लिनेशन को देख सकूं। देखो आइडियली ऐसा कुछ अरेंजमेंट है। मैंने बोला प्रोवाइड कैसे करना था, इस तरीके से, राइट। लेकिन मैंने प्रोवाइड किया कैसे है, मैंने इसे प्रोवाइड किया ऐसे, इस फॉर्म में। अब ये क्यों किया गया है इसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहां पे ये दोनों के लिए पॉइंट, ये वाला पॉइंट कॉमन है। इंक्लिनेशन एंगल, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ये वेरी करता है 45 डिग्रीज टू 60 डिग्रीज के बीच में। अब ये पॉइंट बहुत काम का है, इंटरव्यूज में भी पूछा जा सकता है, एग्जाम्स में वैसे भी आ सकता है एमसीक्यू के फॉर्म में, कि क्या कारण है जिसकी वजह से हमें ये इंक्लिनेशन एंगल एक्चुअल में प्रोवाइड करने की जरूरत है। ठीक, देखो इधर मैंने यहां पे लेट अस सपोज इधर एंगल प्रोवाइड किया 45 डिग्री का, 45 डिग्री का हमने यहां पे एंगल प्रोवाइड किया। ठीक, अब इधर अपने पास में एरिया है ए, कैपिटल ए एरिया यहां पे अपने पास में है, राइट। इसी के साथ में ये मैंने सीधा एरिया मान लिया, आप इसको लेंथ भी मान सकते हैं, कुछ भी कंसिडर कर सकते हैं। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई मेरे पास में, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। तो अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कोस थीटा अगर लिखते हैं तो कोस थीटा क्या होता है, कोस 45 विल बी इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब बेस की वैल्यू कितनी है, ए, हाइपोटेन्यूज लेट अस सपोज दिस इज ए डैश, तो अब कोस 45 1/√2, एक से तो कम ही आएगा, 1/√2 ए अपॉन ए डैश। तो यहां से बेटा ए डैश की वैल्यू कितनी आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2a, और √2 की वैल्यू होती है 1.414, ठीक है, तो 1.414। तो इनडायरेक्टली देखो मैं यहां से ये बोल सकता हूं कि मेरे पास में ए डैश की वैल्यू ए से ज्यादा आएगी। तो इसका काम क्या है एक्चुअल में, जो हमने इंक्लिनेशन प्रोवाइड किया है, ये एरिया ज्यादा प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्ट एरिया एक्सपोज ज्यादा करेगा इम्प्योरिटीज से। और अगर एरिया बढ़ा तो कंटिन्यूअसली, अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन के बेसिस पे बात की जाए तो वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वेलोसिटी विल रिड्यूस। तो इसका मेन काम एरिया को बढ़ाना नहीं है, इसका मेन काम है फ्लो वेलोसिटी को घटाना, क्योंकि पानी जितनी कम स्पीड से फ्लो करेगा, पानी जितनी कम स्पीड से फ्लो कर रहा है, उसमें इंप्योरिटीज के नीचे सेटल डाउन होने के, बाहर निकलने के चांसेस उतने ही ज्यादा एग्जिस्ट करेंगे। तो उसके बेसिस पे हम लोग यहाँ से रिजल्ट ये निकालते हैं कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, अगर कोई पूछता है इसका फंक्शन क्या है, तो आप इसका फंक्शन कभी भी नहीं बोलेंगे कि ये एरिया बढ़ाता है, आप हमेशा इसका फंक्शन बोलेंगे ये फ्लो वेलोसिटी को रिड्यूस करता है बाय इंक्रीजिंग इट्स एरिया। ठीक है, फ्लो वेलोसिटी को घटाएगा एरिया को बढ़ा के। तो फंक्शन अगर बात की जाए तो फंक्शन ऑफ इंक्लिनेशन एंगल इज टू प्रोवाइड, function of inclination angle is to provide the, is to in fact not provide, आप लिखेंगे is to reduce, is to reduce the flow velocity of water। और ये flow velocity of water किसके टर्म्स में रिमूव होगा, reduce होगा by increasing its area, राइट। तो ये बना मेरे पास में एक पॉइंट। अब रहेगा लास्ट पॉइंट इसका। लास्ट पॉइंट ये बोलता है कि क्या रीजन है
ध्यान से सुनिए, लास्ट पॉइंट जो है वो ये बोलता है नॉट रीजन, बेसिकली कोर्स स्क्रीन्स और फाइन स्क्रीन्स में से कौन सी ज़्यादा ऑप्टिमम है, कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, किनको यूज़ करना ज़्यादा ईजी है, बेनिफिशियल कौन से हैं, राइट। देखो फाइन स्क्रीन्स को हम लोग अवॉइड करते हैं क्योंकि फाइन स्क्रीन्स में ब्लॉकेज के चांसेस ज़्यादा हैं, छोटी छोटी ओपनिंग्स हैं, इम्प्योरिटीज़ का साइज बड़ा है तो इसको बहुत जल्दी ब्लॉक करने की कोशिश करेंगी। तो फाइन स्क्रीन्स में ब्लॉकेज के चांसेस मैक्सिमम होंगे क्योंकि इम्प्योरिटीज़ का साइज बहुत छोटा है। तो इम्प्योरिटीज़ का साइज, इनफैक्ट ओपनिंग का साइज छोटा है, इम्प्योरिटीज़ का साइज बड़ा है, तो ये ब्लॉक करने के चांसेस ज़्यादा होंगे इसमें, और इनडायरेक्टली जो एफिशिएंसी है स्क्रीनिंग की, स्क्रीनिंग प्रोसेस की, वो रिड्यूस हो जाएगी। तो हम लोग लास्ट पॉइंट यहाँ पे यही लिखेंगे, कोर स्क्रीन्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड, कोर्स स्क्रीन्स आर ऑलवेज प्रेफर्ड ओवर फाइन स्क्रीन्स। अब क्यों होगा प्रेफर, तो वो भी मैंने आपको रीज़न बता दिया है कि इसको हम लोग प्रेफर क्यों करते हैं, क्योंकि फाइन स्क्रीन्स में मैक्सिमम चांसेस है ब्लॉकेज या फिर क्लॉगिंग के। आप उसको भी लिख सकते हो उस रीज़न को, ताकि याद करने में प्रॉब्लम ना हो, राइट। आई थिंक समझ में आया होगा ये सारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। आगे जो नेक्स्ट हमारे पास में रहेगा, सेकंड प्रोसेस, दिस सेकंड प्रोसेस विल बी एयरेशन। सेकंड प्रोसेस विल बी एयरेशन। अब देखिए एयरेशन का मतलब क्या है। एयरेशन बेसिकली, एयरेशन डील करता है रिएक्शन विद एयर, और थोड़ा सा और अगर मैं टेक्निकल जाऊं तो मैं एयर की बजाय क्या बोलूँगा, ऑक्सीजन। तो ये एयरेशन एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा स्टेप है जिसका काम क्या होता है, जिसका काम है बेसिकली जो भी अपने पास में वाटर है, जो हमारे पास में रॉ वाटर है, ये रॉ वाटर के साथ एक्सपोज आके क्लोज कांटेक्ट में हम लेके आते हैं इसको ऑक्सीजन के साथ में, ताकि ये इम्प्योरिटीज़ को रिमूव कर सके। तो एयरेशन की सबसे पहले तो डेफिनेशन लिखते हैं। तो एयरेशन की डेफिनेशन रहेगी, इट इज़ द प्रोसेस in which the water is brought in intimate या फिर close contact with oxygen। वाटर को हम लोग ऑक्सीजन के साथ जब भी क्लोज कांटेक्ट में लेके आएंगे, इंटीमेट कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो उस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एयरेशन। अब इसका काम क्या है, क्या रिमूव करता है, अभी मैंने आपको बताया भी था थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में इसी लेक्चर के। एयरेशन का काम होता है डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज में डिसॉल्व्ड गैसेस और मिनरल्स को रिमूव करना। तो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू रिमूव डिसॉल्व्ड गैसेस एंड मिनरल्स। अब डिसॉल्व्ड गैसेस और मिनरल्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है, देखो एक पॉइंट, हर एक पॉइंट दूसरे पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। बस समझने की कोशिश करो, थोड़ा सा एक लूप क्रिएट करना आपको इसमें, ठीक। अब डिसॉल्व्ड गैसेस और मिनरल्स मैक्सिमम, डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज मैक्सिमम कौन से पानी में होती हैं, अभी बताया था स्टार्टिंग में, ये पॉइंट भी डिस्कस हुआ था जब नोट्स बताए थे, नोट लिखाए थे मैंने आपको 4-5। डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज मैक्सिमम एग्जिस्ट करती है ग्राउंड वाटर में, लिखा था नोट में सेकंड पॉइंट की ग्राउंड वाटर कंटेन्स डिसॉल्व्ड इंप्योरिटीज। तो इसका मतलब हम लोग एयरेशन प्रोसेस को कहाँ पे यूज़ करेंगे, कौन से वाटर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करेंगे, ग्राउंड वाटर ट्रीटमेंट के लिए। तो एयरेशन प्रोसेस लिखते हैं अब इसमें, इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर। आई होप क्लियर होगा ये वाला पॉइंट भी। अब कैसे रिमूव करता है ये भी क्वेश्चन है। डिसॉल्व्ड मिनरल्स कौन कौन से होते हैं ये भी क्वेश्चन है। ये डिसॉल्व्ड मिनरल्स कौन से रिमूव करता है, जनरली ये मैंगनीज और आयरन के मिनरल्स को रिमूव करने की कोशिश करता है, ठीक है। मैंगनीज और आयरन, देखो मैंगनीज आयरन के बारे में पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, जनरली ये पानी में कलर इम्पार्ट करते हैं। कई बार हम लोग ग्राउंड वाटर जब निकालते हैं, घर में हैंड पंप लगे होते हैं, आजकल सबमर्सिबल्स होते हैं, तो उनमें से जब पानी निकालते हैं तो कई बार ऐसा आता है कि पानी का जो कलर है वो रेडिश ब्राउन शेड का है, ठीक है। तो वो किसकी वजह से, वो आयरन के कंटेंट की वजह से। आयरन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो उस कंडीशन में पानी का कलर जो है वो रेडिश ऑरेंज ब्राउन इस शेड में होना स्टार्ट हो जाता है। मैंगनीज की वजह से
पर्पल शेड में जाना स्टार्ट कर देता है, तो जिसकी वजह से पानी का कलर चेंज हो जाएगा, तो वो इंडिकेट इसको करेगा। अब कैसे इसको, कौन सी रिएक्शन इसके अंदर फॉलो होती है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ये बोलता है कि जो अपने पास मिनरल्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आयरन उठाया है सबसे पहले। आयरन क्या करता है, वाटर और ऑक्सीजन दोनों के साथ रिएक्ट करके यहाँ से कंपाउंड्स बनाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड के, और ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के जो कंपाउंड्स हैं ये प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में, रेड प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाते हैं। अब ये भी आपने पॉइंट देखा होगा, हैंडपंप से जो पानी निकाला, अगर उस पानी को कई बार छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो हम लोग देखते हैं नीचे की साइड में जो बकेट है जिसमें रखा है, काफ़ी टाइम तक रखा है, तो उसमें रेड कलर के ऐसे लगता है जैसे जंग नीचे बैठ गया है। वो एक्चुअल में जो जंग, जो रस्ट है, वो एक्चुअल में रस्ट नहीं है, वो क्या है, रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स को इंडिकेट करता है। और साथ में यहाँ पे बनता है हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस। अब ध्यान रखना, यहाँ पे जो पॉइंट मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो पॉइंट यहाँ पे ये है बेटा कि जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन जरूरी नहीं है कि हमेशा ये आपके पास में एक बैलेंस रिएक्शन के फॉर्म में ही आपको बताया जाए। ये सिर्फ आपको एक समझाने का तरीका है कि बेसिकली हम लोग किस तरीके से रिएक्शंस को जनरली फॉलो करते हैं यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, अगर मैंगनीज होता तो मैंगनीज भी कुछ ऐसा ही कंपाउंड बनाता। इधर अपने पास में वाटर एंड ऑक्सीजन, ये भी रिएक्ट करके ये बनाता मैंगनीज ऑक्साइड के कंपाउंड्स। अगेन प्रेसिपिटेट है जो नीचे बैठ जाएगा, और साथ में हाइड्रोजन आयन। अब इस मेथड से कोई लिमिटेशन हो सकती है, देखो यहीं पे छुपी हुई है लिमिटेशन, जो मैंने लिखा है इसी में कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन भी छुपी हुई है। देखो अगर मैं लिमिटेशन की बताऊं, लिमिटेशन की अगर बात करें, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस, हाइड्रोजन आयंस क्या इंपार्ट करते हैं, किसको इंडिकेट करते हैं, एसिडिटिक, एसिडिटी नेचर को इंडिकेट करते हैं। तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयंस की अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, कहने का मतलब है अगर हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट हैं तो इसकी वजह से क्या होगा, पानी में एसिडिटी इंपार्ट होगी, या मैं दूसरे तरीके से बोल सकता हूँ कि पानी का पीएच वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे जो पॉइंट है मेरे पास में, लास्ट पॉइंट, वो ये बोलता है कि एयरेशन की वजह से पानी में एसिडिक नेचर इंपार्ट होता है, ये इसकी मेजर लिमिटेशन है। तो लिमिटेशन की अगर बात करते हैं, लिमिटेशन ऑफ एयरेशन, लिमिटेशन ऑफ एयरेशन, तो लिमिटेशन क्या मैंने अभी आपको बताई, लिमिटेशन मैंने आपको अभी यहाँ पे ये बताया कि इट इम्पार्ट्स एसिडिटी टू वाटर, इट इम्पार्ट्स एसिडिटी टू वाटर। तो इनडायरेक्टली आपको एसिडिटी को फिर इस प्रोसेस के बाद में रिमूव करना पड़ेगा। ठीक, अब ये कैसे होता है एयरेशन, मैथड्स ऑफ एयरेशन, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके थ्रू हम लोग हमारे एयरेशन प्रोसेस को फॉलो करके चलते हैं, कंडक्ट करके चलते हैं। तो इनमें मेथड्स में अगर बताऊं तो जो सबसे पहला मेथड और जो सबसे कॉमन मेथड है, ये है हमारे पास में स्प्रे नोजल मेथड। स्प्रे नोजल मेथड, देखो इधर समझने की कोशिश करना इसे। देखो स्प्रे नोजल, नोजल बेसिकली एक वो पार्ट है जिसके अंदर हम लोग एक ऐसा अरेंजमेंट बना देते हैं जिसका ओपनिंग एरिया बहुत कम है। ठीक है, स्प्रे की अगर बात करूं तो जब ओपनिंग एरिया बहुत कम होता है और पीछे से पानी बहुत हाई स्पीड में आता है, जब बहुत हाईली प्रेशराइज्ड वाटर यहाँ पे आता है, तो ये वाटर का जब ओपनिंग एरिया कम मिलता है तो ये क्या करता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। और जब ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में डिवाइड हो जाता है तो इस वाटर को हम लोग नाम क्या देते हैं उस कंडीशन में, ये बन गया अपने पास किसकी फॉर्म में, स्प्रे के फॉर्म में। तो ये जो स्प्रे नोजल मेथड है ये कहीं ना कहीं इसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। अब देखो हमने क्या किया, स्प्रे नोजल में बहुत सारे छोटे छोटे नोजल अरेंजमेंट लगा दिए सीरीज में। ठीक है, अब नोजल अरेंजमेंट में से पानी को पास करना स्टार्ट किया, तो जब पानी पास होगा नो डाउट वाटर यहाँ पे ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, और जैसे ही ड्रॉप्स की फॉर्म में कन्वर्ट होगा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। अब सरफेस एरिया जितना बढ़ेगा ये एटमॉस्फेयर से उतना ज़्यादा ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगा, और ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हुई तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस होंगी, और रिएक्शंस के बेसिस पे ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है अपना ट्रीटमेंट प्रोसेस, ये इस तरीके से कंडक्ट हो जाएगा। तो गैसेस और मिनरल्स जो हैं वो सारे के सारे यहाँ से रिमूव हो जाते हैं। तो ये जो मेथड है ना अपने पास में स्प्रे नोजल मेथड, इट इज़ बेस्ड अपॉन आर्टिफिशियल प्रेशराइज्ड स्प्रे सिस्टम। तो ये किस पे बेस्ड है,
बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल प्रेशराइज्ड स्प्रे सिस्टम। ठीक, अगला पॉइंट, अब इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है? एफिशिएंसी, ये जो मेथड है, दिस मेथड कैन रिमूव 90% ऑफ CO2 गैस, CO2 रिमूवल, एंड 99% ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड रिमूवल। ये मेथड कार्बन डाइऑक्साइड की लगभग 90% कंसंट्रेशन और हाइड्रोजन सल्फाइड की लगभग 99% कंसंट्रेशन को रिमूव कर सकता है बहुत आसानी से, बहुत बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, अब जनरली हम लोग इस मेथड को यूज़ करते हैं बेसिकली इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ में। देखो इसमें लॉसेस पानी के बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। अब वाटर जब इधर ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा, एटमॉस्फेयर के साथ कांटेक्ट में आएगा, तो इवेपोरेशन लॉसेस के चांसेस भी ज़्यादा होंगे, जिसकी वजह से हम लोग इसको कमर्शियल स्केल पे या लार्ज स्केल पे प्रेफर नहीं करते। स्मॉल स्केल पे इंडस्ट्रीज में सिर्फ इस मेथड को यूज़ किया जा सकता है। राइट, ये था मेरे पास में फर्स्ट मेथड, जिस मेथड को हमने नाम दिया स्प्रे नोजल मेथड। आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड की तरफ। सेकंड इज कैस्केड एयरेटर मेथड। कैस्केड एयरेटर मेथड, अब देखो ये किस तरीके से काम करता है कैस्केड एयरेटर। कैस्केड का एक्चुअल मतलब क्या होता है? कैस्केड का एक्चुअल मतलब होता है सीढ़ियाँ, स्टेयरकेस। देखो फिलहाल मैं यहाँ पे इसका सेक्शन व्यू ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपको एलिवेशन या फिर इसका सेक्शन व्यू कुछ इस तरीके से दिखेगा, जिसमें हम लोग यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ स्टेप्स बनाते हैं और इन नंबर ऑफ स्टेप्स के बेसिस पे हम लोग अपने वाटर का ट्रांसमिशन कंडक्ट करा सकते हैं। पानी की मूवमेंट जो होगी वो पानी की मूवमेंट होगी यहाँ से, ठीक है। और इसी के साथ में अगर मैं इसका टॉप व्यू की बात करता हूँ तो इसका टॉप व्यू बनेगा कुछ ऐसे। ठीक, इसके लिए ये अलग अलग पार्ट्स को इंडिकेट करता है। देखो बचपन में हम लोग झंडा बनाते थे, तो जो फ्लैग के नीचे जो स्टेयर्स बनाई जाती थी, झंडे के नीचे जो हम लोग बेसिकली जो सीढ़ियाँ बनाते थे, ये कुछ उसी टाइप का ये अरेंजमेंट है। बोलता क्या है, इस तरीके से है, नीचे की साइड में अपने पास में एक पाइप अरेंजमेंट लगा है, ठीक है, और चारों तरफ से सीढ़ियाँ हैं जिसमें से पानी ओवरफ्लो होते हुए आएगा। तो जब पानी ओवरफ्लो होते हुए आ रहा है, टॉप व्यू आपको कुछ ऐसा दिखेगा। तो इनडायरेक्टली ये जब लेयर्स की फॉर्म में ऊपर से नीचे तक ट्रांसफ़र होगा, ट्रैवल करेगा, तो बेसिकली इन कैस्केड्स के ऊपर से आते हुए ये ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आएगा, और ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आते ही ये डिजॉल्व गैसेस और इम्प्योरिटीज़ को, खास तौर पे गैसेस का रिमूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, अब इस प्रिंसिपल पे बेस्ड है अपना कैस्केड एयरेटर मैथड। एयरेटर है, एयरेशन नहीं। कैस्केड मीन्स सीढ़ियाँ, स्टेयरकेसेस। एयरेटर मीन्स एयर के साथ कांटेक्ट में ये लेके आएगा, राइट। अब ये बोलता है कि जो कैस्केड एयरेटर मेथड है, इसकी एफिशिएंसी कितनी है। तो इसकी जो एफिशिएंसी बनती है, इसकी एफिशिएंसी काफ़ी कम है उसके कंपैरिजन में। ये मान के चलो लगभग आधी भी नहीं है, 20 से 45% ऑफ CO2 रिमूवल। ये 20 से 45% तक तो CO2 गैस रिमूव कर सकता है, और सिर्फ 35% तक हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को रिमूव कर सकता है। सिर्फ इसकी इतनी एफिशिएंसी है, बट स्टिल हम लोग इसको ड्रिंकिंग वाटर पर्पस के ट्रीटमेंट के लिए इसी मेथड को यूज़ करते हैं। दिस मेथड इज, अगर इसके एप्लीकेशन की बात की जाए, यूज़ की बात की जाए, तो इट इज़ यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ, it is used for treatment of drinking water purpose, ड्रिंकिंग वाटर पर्पस, राइट। ये बना आपके पास में सेकंड मेथड, जिसको हमने नाम दिया कैस्केड एयरेटर मेथड। देखो बहुत ज़्यादा इनमें डिटेल नहीं है, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बस ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखोगे, कभी गलती नहीं होगी पेपर के अंदर। अपना यही छोटे छोटे पॉइंट्स ही आ सकते हैं। जनरली तो वैसे नाम ही आते हैं इनके मेथड्स के, या फिर वो आ गया कि लिमिटेशन क्या है, बेसिकली कौन से वाटर के लिए यूज़ किया जाता है, इस तरीके के पॉइंट्स यहाँ से ज़्यादा बनते हैं, जो अभी मैंने पहले आपको लिखाए थे ना स्टार्टिंग में, या फिर मेथड्स के नेम ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं।
थर्ड इज ट्रे टावर मेथड। ट्रे टावर मेथड। अब ट्रे टावर मेथड कैसे रिमूव होता है, मतलब बेसिकली कैसे यूज करते हैं इसको, अब इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए ट्रे टावर में क्या है, सीरीज ऑफ, आप ये बोल सकते हैं टैंक अरेंजमेंट है, जिसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे प्रोवाइड करते हैं ऐसे, और हर टैंक के बॉटम में बिल्कुल छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रोवाइड करेंगे। ये बहुत छोटी ओपनिंग्स होती हैं, ठीक है, और एक एक नहीं है, ये दिखा मैंने एक एक रखा है, नंबर ऑफ ओपनिंग्स होंगी। ऊपर पानी आया, जब वाटर आएगा तो ये धीरे धीरे क्या करेगा, ड्रॉप्स की फॉर्म में नीचे ट्रांसफर होना स्टार्ट हुआ, इधर इकट्ठा हो गया, फिर इस ओपनिंग से और नीचे आएगा, यहाँ इकट्ठा हो गया, वापस से अब इन ओपनिंग से और नीचे आएगा और यहाँ पे इकट्ठा हो गया। इस तरीके से स्टेप्स में चलते हुए पानी अपना धीरे धीरे नीचे पहुंच जाता है, ठीक है। अब ये मेथड क्या है, ट्रे टावर मेथड, ये बोलते हैं देखो बिल्कुल टॉप से बॉटम में आते हुए, पहले यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में था, उसके बाद ड्रॉप बाय ड्रॉप आया तो इतने पार्ट में फिर ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट मिला, नीचे वाले टैंक का सरफेस एरिया ज़्यादा है तो एरिया ज़्यादा, तो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट भी ज़्यादा, फिर नीचे फिर से यहाँ पे फिर से ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट होगा, टैंक में फिर से कांटेक्ट होगा। तो इस तरीके से अपने पास अलग अलग लेवल्स पे ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नंबर ऑफ टाइम्स वाटर को मिलता रहता है, और जितना ज़्यादा एक्सपोजर होगा इम्प्योरिटीज़ के रिमूवल के चांसेस भी तो उतने ज़्यादा होंगे। तो ये मेथड 100% एफिशिएंसी है इस मेथड की। दिस मेथड कैन रिमूव 100% गैसेस, 100% डिजॉल्व्ड गैसेस एंड डिजॉल्व्ड मिनरल्स। ये डिजॉल्व्ड मिनरल्स को भी 100% रिमूव कर सकता है। एक इसमें छोटी सी प्रॉब्लम होती है, वो प्रॉब्लम ये है कि अगर इसमें मैंगनीज के, खास तौर पे मैंगनीज की मैं बात कर रहा हूँ, मैंगनीज के मिनरल्स को अगर रिमूव करना है ना, या आप ये बोल सकते हो कि मैंगनीज जो है अपने पास में, इसके प्रेसिपिटेट्स के लिए पीएच की वैल्यू 9 से ज़्यादा होनी चाहिए। तो इसके लिए उसके प्रेसिपिटेट्स बनाने के लिए, मैंगनीज को रिमूव करने के लिए हम लोग पानी में कुछ पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करते हैं, या आप सिंपल सी लैंग्वेज में ऐसे याद रख सकते हो कि वाटर के पीएच को मेंटेन करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किया जाता है। KMnO4 is added to maintain pH of water, बट एक्चुअल में इसका काम है पानी के pH को 9 से अबव रखना, ताकि इसमें मैंगनीज के प्रेसिपिटेट्स आसानी से बन सकें, ठीक। अब क्वेश्चन ये है कि इस मेथड को कहाँ पे यूज़ करते हैं, तो बेटा इस मेथड को जनरली अगेन इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। हम लोग प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए इस मेथड को यूज़ नहीं करते, मतलब ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट क्या कर सकता है, पानी में कलर इम्पार्ट कर सकते हैं। लाल दवाई है जो हम लोग बेसिकली पढ़ते हैं, सुनते हैं, लाल दवाई को यूज़ करते हैं पानी में साफ़ करने के लिए, तो ये पानी का कलर इम्पार्ट कर देता है, जिसकी वजह से फिर वो पानी जो है वो पीने लायक नहीं रह जाता। प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ कर सकते हो नो डाउट, लेकिन पीने के लिए आप उस पानी को यूज़ नहीं कर सकते फिर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, एक मेथड और है मेरे पास में, बाकी फिर हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे सेडिमेंटेशन से। अब जो लास्ट मेथड है मेरे पास, दिस लास्ट मेथड इज नोन एज कंप्रेस्ड एयर मेथड। कंप्रेस्ड एयर मेथड। अब कंप्रेस्ड एयर मेथड में क्या होता है, जो अपना टैंक अरेंजमेंट है, देखो यहाँ पे टैंक प्रोवाइड किया हुआ है, इस टैंक के बॉटम में हमने कुछ इस तरीके की स्पेसिंग्स लगा रखे हैं, मतलब बेसिकली कंप्रेस्ड एयर अरेंजमेंट लगा रखे हैं। एयरेटर ये क्या करते हैं, कंप्रेस्ड एयर को पास करते हैं। तो देखो एक कंप्रेस्ड एयर की पासिंग होगी, पानी को फिल कर दिया यहाँ पे, कम से कम 4 मीटर की हाइट पे रखते हैं। अब जैसे जैसे कंप्रेस्ड एयर इसमें से पास होगी, बेसिकली ये क्या करेगा, एयर इसके साथ रिएक्ट करेगी पानी के साथ में, तो सारी इंप्योरिटीज़ का रिमूवल होगा यहाँ पे। तो ये मेथड क्या है, ये मेथड बेस्ट मेथड है टू रिमूव, इट इज़ द बेस्ट मेथड टू रिमूव गैसेस, डिजॉल्व्ड गैसेस, मिनरल्स, टेस्ट एंड ऑर्डर। डिजॉल्व्ड गैसेस, मिनरल्स, टेस्ट और ऑर्डर को रिमूव करने के लिए सबसे बेस्ट मेथड जो हम लोग फॉलो करते हैं, वो बेस्ट मेथड है अपने पास में कंप्रेस्ड एयर मेथड, ठीक है। जिस कंप्रेस्ड एयर के बेसिस पे
हम लोग लगभग हर तरीके की गैस, 100% एफिशिएंसी की गैस, 100% एफिशिएंसी के मिनरल्स, 100% टेस्ट एफिशिएंसी का टेस्ट और ऑर्डर को रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे रिमूव सब कुछ हो रहा था, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट ऐड करना पड़ रहा है। यहाँ पे ऐसा कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको कोई केमिकल मिलाने की ज़रूरत नहीं है। और इस कारण से ये मेथड ड्रिंकिंग वाटर पर्पज़ के लिए यूज़ तो हो सकता है, लेकिन ये कंप्रेस्ड एयर अरेंजमेंट बहुत महंगा है, तो कमर्शियल स्केल पे पॉसिबल नहीं है। आप पूरी सिटी के पानी को, लाखों लीटर पानी होता है, तो उसको ट्रीट करना पर डे पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए हम लोग इस मेथड को, कंप्रेस्ड एयर मेथड को प्रैक्टिकली अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, या इंडस्ट्रीज़ में स्मॉल स्केल पे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से अभी तक मैंने जितना आपको बताया यहाँ पे आज की क्लास में, देखो जो काम के पॉइंट्स हैं वो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। पहला हमने पढ़ा स्क्रीनिंग, लार्ज साइज इंप्योरिटीज को रिमूव करेगा। लार्ज साइज इंप्योरिटीज में जो भी अपने पास डेड एनिमल्स, डेड प्लांट्स, लीव्स, ब्रांचेस, स्टोन्स, इन सबको रिमूव करेगा, ठीक है। उसमें फाइन स्क्रीन्स की बजाय हम लोग कोर स्क्रीन्स को प्रेफर करते हैं, क्योंकि कोर स्क्रीन्स में ब्लॉकेज या फिर क्लोगिंग के चांसेस मिनिमम है। इंक्लिनेशन एंगल का काम है वेलोसिटी को घटाना इन द फॉर्म ऑफ बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया। वो एरिया, एक्सपोज्ड एरिया बढ़ाता है जिससे वेलोसिटी घटेगी। एयरेशन में, एयरेशन को हम लोग ग्राउंड वाटर में यूज़ करते हैं, डिजॉल्व गैसेज और मिनरल्स को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। इसकी लिमिटेशन होती है एसिडिटी इम्पार्ट करना, ताकि पानी का पीएच वैल्यू रिड्यूस हो जाए। 4 मेथड्स हैं। पहला था स्प्रे नोजल मेथड, उसके बाद में आगे आया कैस्केड एरेटर मेथड जिसको ड्रिंकिंग वाटर में यूज़ करते हैं। उसके बाद में आया मेरे पास में ट्रे टावर मेथड, और ट्रे टावर के बाद में आया हमारे पास में कंप्रेस्ड एयर मेथड। तो ये टोटल 4 मेथड्स हैं जिनको हम लोग प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं अपने ग्राउंड वाटर को ट्रीट करने के लिए या फिर एयरेशन प्रोसेस के अंदर, राइट। तो बेटा आज की क्लास में इतना ही। बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे सेडिमेंटेशन प्रोसेस। डोंट मिस द नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर आपसे ऑब्जेक्टिव और जो हमारा बेसिकली जो मेंस लेवल के क्वेश्चन होता है डिस्क्रिप्टिव टाइप के, राइट, दोनों टाइप के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, डील करेंगे उनसे। तो प्लीज़ अगली क्लास को आपको मिस नहीं करना है, अगली क्लास को आप ज़रूर अटेंड करेंगे, राइट। तब तक के लिए अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन द वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।